हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुजों के गुण। ठीक है भाई, तो बड़े ही मज़ेदार तरीके से करने वाले हैं। पेन एंड नोटबुक ले लीजिएगा ताकि जो भी ज़रूरी बातें हैं नोट करने की वो आप नोट कर लें। ठीक है, और अपने अवेयरनेस लेवल को हाई रखिएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारे सामने एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो भाई इस एक ट्रायंगल के अंदर ये जो तीन कोने होते हैं, ये जो तीन पॉइंट्स होते हैं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टिसिस, और हिंदी में इनको बोलते हैं शीर्ष। ठीक है भाई, तो इसके अंदर तीन शीर्ष होते हैं। और एक ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं, जैसे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो इसके अंदर तीन एंगल होते हैं, तीन कोण। इसी कारण इसी को ट्राई एंगल बोलते हैं। ट्राई एंगल यानी कि तीन एंगल। ठीक है, और इसके तीन साइड होती हैं, जैसे कि साइड ए बी, साइड बी सी और साइड सी ए। ये इसकी तीन साइड हैं, यानी कि तीन भुजाएं, और इसी कारण हम इसको बोलते हैं त्रिभुज, जिसकी तीन भुजाएं हों। क्लियर है? देन नेक्स्ट जो चीज़ हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए वो है भाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कुछ होता है, कुछ फिक्स्ड होता है, कि दुनिया में कोई भी ट्रायंगल आप बनाओगे उसके तीनों एंगल्स का सम होता है कुछ। तो भाई हमें तो पता नहीं वो सम कितना होता है, एक बार डिराइव कर लेते हैं। और अब तक हमने जो बेसिक बातें की हैं उन्हीं से आप प्रूव कर सकते हो कि इन तीनों एंगल्स का सम कितना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो भाई अब तक हमने क्या पढ़ा है, अब तक हमने पैरेलल लाइंस के ही कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। तो चलो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली डी ई। ठीक है, एक लाइन ए बी सी में बी सी के पैरेलल, बी सी के समानांतर डी ई। और अब तक आपने जो थ्योरम्स पढ़े हैं, जो आपने कंसेप्ट्स पढ़े हैं, उसके अंदर जो भी दो पैरेलल लाइन होती हैं और उनको एक लाइन काटती है, तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। एक तो ये कंसेप्ट, और दूसरा आपने अभी तक ये पढ़ा है कि किसी भी लाइन के ऊपर जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई है। चाहे दो एंगल हो या तीन एंगल हो या चार एंगल हो, सबका सम 180 होएगा। अब देखो भाई, यहाँ पर मैंने इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, तीनों एंगल्स का नाम ए, तीनों कोणों का नाम ए बी और सी रख लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, जब आप ऊपर इसको देखते हो तो सिर्फ यहां पर देखो, सिर्फ यहां पर, दूसरा पेन ले लेता हूं मैं, सिर्फ यहां पर देखो। देखो ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। यहां पर आपको ये चीज दिख रही है कि भाई ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो इस केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। तो अगर ये वाला एंगल बी है तो ये वाला एंगल भी बी होएगा डेफिनेटली। जी हाँ, डेफिनेटली बी होएगा। और एक और चीज आपको दिख रही होगी कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, कि भाई ये वाला एंगल सी है तो ये वाला एंगल भी सी होएगा। वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, अब तक हमने पढ़ा है पिछले कंसेप्ट लेक्चर में। तो चलो ठीक है, इसका तो हमने यूज कर लिया। अब तीसरी चीज आप यहां पर देखो कि भाई ऊपर ये जो एक लाइन बन गई है, ये जो ऊपर लाइन बन गई है, इसके नीचे तीन एंगल्स हैं, एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी। ये तीन एंगल हैं बी ए सी। तो किसी भी लाइन के ऊपर कितने भी एंगल हों, सबका सम क्या होता है? सबका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ से कि भाई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन ए बी और सी का सम 180 है। और आप देखोगे कि इस ट्रायंगल के अंदर जो तीन एंगल हैं वो भी ए बी सी ही हैं। तो दुनिया में कोई भी ट्रायंगल हो उसके साथ आप ये काम कर सकते हो। तो दुनिया की हर एक ट्रायंगल, हर एक त्रिभुज के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, बस ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक और कंसेप्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट है एक्सटीरियर एंगल का। तो हमने पहले जो किया उससे ये डिराइव किया, और इससे हम ये डिराइव ये निकाल सकते हैं। कैसे? मान लो हमारे सामने एक ट्रायंगल है और मैंने उसकी एक साइड को बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस एंगल को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो मान लो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं ए बी और सी। क्लियर है? और बाहर वाले एंगल को मैंने मान लिया एंगल डी। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज ये सारे, ये दोनों एंगल्स
एक स्ट्रेट लाइन पर है, एंगल सी और एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी में एंगल डी जोड़ोगे तो 180 आएगा, और एंगल सी के अंदर अगर आप एंगल ए प्लस एंगल बी ये दोनों जोड़ दोगे, मतलब कि इन तीनों एंगल्स को जोड़ दोगे, तो क्या आएगा, अभी अभी प्रूव किया कि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो अब आप ध्यान से देखो कि भाई एंगल सी के अंदर चाहे हम एंगल डी जोड़ दें या फिर चाहे हम एंगल ए और बी ये दोनों जोड़ दें, तो सम 180 आ रहा है। यानी कि एंगल डी और एंगल ए प्लस बी ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें बराबर हैं। एंगल सी में इनमें से कोई भी चीज जोड़ दो 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। क्लियर है भाई? तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल का, ये इसके साथ वाले एंगल को छोड़कर बाकी दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको अगर याद रहेगा तो कई क्वेश्चंस में आप जल्दी उस क्वेश्चन के आंसर को निकाल लोगे। ये नहीं है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना काम चल जाएगा इस चीज को यूज करके, लेकिन ये आपको थोड़ा सा जल्दी आंसर दे देगा और कई केसेस में आपको आंसर स्ट्राइक करवा देगा। अब नेक्स्ट भाई, ये जो ट्रायंगल्स होती हैं कई तरह की होती हैं, तो किसी हम ट्रायंगल्स को कि कितनी तरह की होती हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड, उनकी भुजाओं के आधार पर कि भाई इतने इतने तरह की होती हैं, और हम उनको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स कि एंगल्स के आधार पर ट्रायंगल कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो भाई अगर किसी ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल हो, मान लो यहाँ पर सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, अगर सारी साइड्स बराबर हों तो उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु, मतलब जिसकी बाहु सम हो, समान हो, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, वैसे राक्षस जैसा नाम लगता है समबाहु ऐसे। देन अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हों उसे बोलते हैं आइसोस्केलस, सम द्विबाहु। हिंदी में बड़ा मस्त काम है, सम मतलब कि समान, द्वि मतलब कि दो, और बाहु मतलब कि बाहें, जिसकी दो बाहें बराबर हों। यानी कि ये 5 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर और नीचे वाली फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, तो इसको हम बोलेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल। और अगर किसी ट्रायंगल की कोई भी साइड इक्वल ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, विषमबाहु स्केलन ट्रायंगल। मान लो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो तो ये हो जाएगी स्केलन ट्रायंगल। देन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी हम ट्रायंगल्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो है भाई एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब है, जब किसी ट्रायंगल के सारे यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, जब सारे जो एंगल्स हैं वो सारे एक्यूट एंगल हों, सारे 90 से छोटे हों, जैसे आपके सामने जो ट्रायंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। देन नेक्स्ट है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल वो है, वो वाली मत बोल देना जिसके सारे एंगल राइट एंगल हों, सारे एंगल राइट एंगल नहीं हो सकते, 3 एंगल होते हैं, अगर तीनों के तीनों 90 डिग्री हो गए तो भाई सम तो 180 से बहुत ज़्यादा हो गया, 270 हो गया। ठीक है भाई, तो राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होगी जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, ये एक एंगल राइट एंगल हो, और बाकी दोनों एंगल क्या होंगे, दोनों एक्यूट एंगल होंगे। क्यों? क्योंकि 180 में से 90 डिग्री तो यहाँ पर पूरा हो चुका है, तीनों का सम 180 होता है, 180 में से 90 डिग्री तो यहाँ पर पूरा हो चुका है, तो जो बाकी का 90 डिग्री बचा है 90 डिग्री वो इन दोनों के अंदर डिवाइड होएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो बाकी के दो एंगल्स होते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है, ये बेसिक सी बात है। देन नेक्स्ट दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। तो उसके अंदर क्या होएगा, डेफिनेटली जैसे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 का था तो उसके अंदर एक एंगल ऑब्ट्यूस होएगा। ठीक है, बाकी दो एंगल तो भाई एक्यूट होने ही पड़ेंगे। जब ये एक एंगल 90 से बड़ा हो गया, मान लो 120 हो गया, ठीक है, तो बाकी दो एंगल तो एक्यूट होंगे ही होंगे, 90 से छोटे होंगे, तो इसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो चलो भाई, और भाई नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो भाई जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि ये तीनों साइड्स बराबर हैं, उसके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, और तीनों एंगल्स का सम कितना है, 180। अगर 180 को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, 60 60 और 60। ठीक है, और जो आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, जिसकी सिर्फ दो साइड्स बराबर होती हैं, उसके इन साइड्स के आमने सामने वाले दो एंगल्स बराबर होते हैं। अगर ये एंगल 50 हुआ तो ये एंगल भी 50 होगा, 50 और 50 100, और बाकी का कितना बच गया जी, 80। और जो स्केलन ट्रायंगल है जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं है, इसका कोई भी एंगल बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब साइड्स और एंगल के बीच में एक रिलेशन है,
वो रिलेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो ये आपके एग्जाम में आती है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल की हम यहां पर बात कर रहे हैं वो बराबर होते हैं। मान लो इस ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स बराबर हैं, तीनों साइड इक्वल हैं, तो तीनों साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो सारे इक्वल होंगे। इसी कारण इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल 60-60-60 के होते हैं। और अगर यही ट्रायंगल आइसोस्केलस होती तो सिर्फ 2 बाजुएं इक्वल होती, सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती, तो इनके आमने सामने वाले जो एंगल्स हैं वो बराबर हो जाने थे। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और अगर ये 2 एंगल्स बराबर हैं, मान लो अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई ये एंगल भी 30 डिग्री का है, ये एंगल भी 30 डिग्री का है, तो इसका उल्टा भी ट्रू है कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल के ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो भी बराबर होती हैं। बिल्कुल बेसिक सी बात है, क्लियर है। तो ये चीज काफी ज्यादा यूज होती है आइसोस्केलस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर। और एक और बात आपको पता होनी चाहिए, इसके ऊपर बेस्ड भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई अगर इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं, इसी तरह अगर मान लो किसी ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड इस ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी लग रही है, तो एंगल्स ऑपोजिट टू लार्जर साइड आर लार्जर। ठीक है, जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसके सामने जो एंगल होता है वो सबसे बड़ा होता है, या फिर मैं ऐसे बोलूं साइड्स ऑपोजिट टू लार्जर एंगल आर लार्जर। तो ये तो बिल्कुल देखो कॉमन सेंस की बात है। कैसे, देखो मान लो मैंने एक एंगल बनाया ये वाला, इस एंगल का मुंह मैंने इतना ही खोला, इतना सा मुंह खोला मैंने इस एंगल का, तो अगर आप एंगल का मुंह थोड़ा सा खोलोगे तो सामने वाली जो साइड है वो छोटी सी हो जाएगी। अगर आप एंगल का मुंह और ज्यादा खोल दोगे, ऐसे थोड़ा सा ज्यादा खोल दिया, तो सामने वाली साइड थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। और अगर आप एंगल का मुंह बिल्कुल ही खतरनाक तरीके से ऐसे खोल दोगे तो सामने वाली साइड भी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो एंगल का क्या मतलब है, ऐसे एंगल का मतलब है कि भाई मुंह कितना खुला है, तो जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड उतनी बड़ी होगी, और जितना छोटा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड इतनी छोटी होगी। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर मान लो यहां पर है भाई 60, 50 और 70, कोई ट्रायंगल है जिसके एंगल्स हैं 50, 60 और 70, तो सिंपल सी बात है 70 सबसे बड़ा एंगल है, तो 70 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी और 50 के सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी लेंथ के अंदर, और 60 के सामने वाली साइड बीच में होगी, मीडियम होगी। तो भाई ये जो चीज़ें हैं ये आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर बार बार क्वेश्चंस आते हैं और मैं भी आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, और अब तक ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई साइड के बीच में कोई एक साइड है एक ट्रायंगल की, और उसके सामने वाला जो एंगल है, मान लो ये एंगल ए है, इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर है, कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर है। ठीक है, तो वो रिलेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी उस रिलेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि भाई बड़े वाले एंगल के सामने बड़ी साइड है, छोटे वाले एंगल के सामने छोटी साइड है, तो कुछ ना कुछ मामला तो है सामने वाली साइड का और सामने वाले एंगल का। ठीक है, तो मान लो जो एंगल ए है उसके सामने वाली साइड मैंने ए मान ली, और एंगल बी के सामने वाली साइड मैंने बी मान ली, और एंगल सी के सामने वाली साइड सी मान ली, तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो है साइन रूल। इसके ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चंस जब आगे आएंगे उनके थ्रू मैं आपको करवाऊंगा। तो बिकॉज रिलेशन यहाँ इस चीज़ से रिलेटेड था जो मैंने यहाँ पर कराई, तो अब आपको याद रखने में आसानी होगी कि भाई रिलेशन ये है कि ये जो इस एंगल के सामने वाली साइड है, ये वाली, ये साइड, और इसके सामने वाला जो एंगल है इस साइड के सामने वाला, उसका साइन कोस टेन, ये याद है ना, उसका साइन, और इस एंगल के सामने वाली जो साइड है ये वाली साइड, और इसके सामने वाला जो एंगल है बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन ई। मतलब एक साइड का और उसके सामने वाले जो भी एंगल है उसके साइन का जो रेशियो है किसी भी ट्रायंगल में वो बराबर होता है तीनों साइड्स और तीनों एंगल के लिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं साइन रूल। ठीक है भाई, तो चलिए फिलहाल मैं साइन रूल के ऊपर तक क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊंगा, बाद में करवाऊंगा। अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके ऊपर, जिसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि इस येलो वाले पूरे पोर्शन के ऊपर। तो चलो भाई, मेरे बताने से पहले ये क्वेश्चंस आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं। तो ये करो जरा, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है भाई, तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, और ए बी इज इक्वल टू ए सी, आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गई, एंड एंगल बी इज इक्वल टू 30, एंगल बी 30 डिग्री है। तो अभी हमने किया है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बराबर भुजाओं के सामने जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। बिकॉज ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा।
तो 30 और 30 अब तक 60 डिग्री हो चुका, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180, तो 180 में से 60 गए, ये वाला हो जाएगा 120 डिग्री। और एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर ने पूछा है फाइंड एंगल ए, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर है भाई? तो एक बार ये बताओ जरा, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इफ द अनइक्वल एंगल, तो भाई आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर होता क्या है, इसके अंदर दो भुजाएं बराबर है समद्विबाहु में, तो दो एंगल तो बराबर होते हैं, ये भी एंगल ए, ये भी एंगल ए, और ये जो एंगल है ये इन दोनों के बराबर नहीं होएगा, ये क्या होएगा, ये होएगा अनइक्वल, यानी कि असमान कोण। तो एग्जामिनर ने क्या बोला है, एग्जामिनर ने बोला है कि भाई जो अनइक्वल एंगल है वो ट्वाइस है, किस चीज का ट्वाइस है, ट्वाइस द सम ऑफ इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स के सम का दुगना है। तो अगर इक्वल एंगल्स का सम क्या है, अगर इक्वल एंगल्स हम ए और ए मान लें तो इनका सम हो गया 2a, तो ये वाला जो एंगल है इनके सम का दुगना है, यानी कि 4a है। तो अब हमें क्या बताना है, हमने बताना है देन ईच इक्वल एंगल इज, यानी कि हमने ए की वैल्यू बतानी है। तो भाई तीनों एंगल्स का सम क्या होएगा, तीनों एंगल्स का सम हो गया 4a प्लस a यानी कि 6a इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर a इज इक्वल टू 6 × 18 30 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई भाई, हमने a की वैल्यू ही बतानी थी, तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन सी। और आप इसके अंदर ऑप्शंस भी यूज कर सकते थे डेफिनेटली, ठीक है, ऑप्शंस आप पकड़ पकड़ के देख लेते कि भाई कौन सा ऑप्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे देखते, देखो सबसे पहले मैंने ये मान लिया कि जो इक्वल एंगल है वो 120 के हैं, तो ये वाला एंगल भी 120, ये वाला एंगल भी 120। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना भाई, दो एंगल ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते किसी ट्रायंगल के अंदर, बिकॉज इन दोनों का सम 180 से ज़्यादा हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मैंने मान लिया 60 और 60, तो अगर ये आपने 60 और 60 माना, तब एग्जामिनर ने ये कंडीशन दी है कि ये जो अनइक्वल एंगल है ये इनके सम से डबल है, लेकिन यहाँ पर ये वाला एंगल तो 60 ही होएगा अगर ये दोनों 60 हुए तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर आप क्या अज्यूम करते, फिर आप अज्यूम करते कि भाई 30 और 30, तो इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम 60 है, और ऊपर वाला एंगल डेफिनेटली 120 होएगा क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, तो फिर ये सेटिस्फाई कर देगा आपकी कंडीशंस को। अभी एक बार ये ट्राई करो जरा, 2017 में इसका क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज इक्वल टू पी एस, तो भाई पी क्यू इज इक्वल टू पी एस एंड इज इक्वल टू एस आर, ठीक है भाई, एंड क्यू पी एस इज 40, तो भाई क्यू पी एस ये वाला एंगल जो है ये 40 डिग्री है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू पी आर, तो हमने क्यू पी आर इस पूरे एंगल की वैल्यू बतानी है, इस पूरे एंगल की, ठीक है, मतलब कि हमने सिर्फ एक टुकड़े की वैल्यू निकालनी है, बाकी तो दे रखी है। क्यू पी आर इस पूरे एंगल में एक तो दे रखा है, बाकी दूसरे की निकालनी है। तो देखो भाई ट्रायंगल पी क्यू एस देखो जरा, पी क्यू एस त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर हैं, दो साइड्स बराबर हैं, तो इनके ओपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे, और तीनों एंगल्स का सम क्या है 180, तो 180 में से 40 गए, बच गए 140, तो 140 को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दो, ये दोनों एंगल 70-70 डिग्री के होंगे, ठीक है भाई। और जैसा कि अब आप यहां पर देख रहे हो ट्रायंगल पी एस आर देखो जरा, पी एस आर ऐसे, ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल 70 डिग्री का है। ये कौन सा एंगल है पी एस आर के लिए, पी एस आर, ऐसी ही सिचुएशन है ना, ये एंगल है जी एक्सटीरियर एंगल है ना, तो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होएगा। और बिकॉज ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो वो वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बराबर हैं। तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 35 है और ये वाला एंगल भी 35 है, क्योंकि इसका और इसका दोनों का सम 70 है, तो दोनों एंगल 35 है। अदरवाइज आप कैसे कर सकते थे कि भाई इसको 110 निकालते, फिर आपको पता लगता कि इन दोनों का सम 70 है, फिर ऐसे करते। तो यही मैं बता रहा था कि ये जो एक्सटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट है आपकी एक स्टेप बचा लेता, आपका थोड़ा सा टाइम बचा लेता है। तो अब भाई हमें दोनों टुकड़े मिल गए एंगल क्यू पी आर के, तो 40 + 35 एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 75 डिग्री, ये वाला एंगल उन्होंने पूछा था, तो दैट इज ऑप्शन सी। तो इजी क्वेश्चन है। एक बार ये और बताओ जरा, ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है भाई, हमने ए बी सी बना ली, विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। द साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, तो बी ए को बढ़ाया गया तो इसको उस साइड बढ़ाया जाएगा, ठीक है, डी तक बढ़ाया जाएगा, ठीक है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए डी, ताकि ये जो ए बी है ये बराबर है ए डी हो जाए, ठीक है भाई। इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए बी सी यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री का है,
देन एंगल बी सी डी इज, तो इन्होंने आपसे पूछा है एंगल बी सी डी यानी कि ये वाला एंगल। तो फिर से हमें दो हिस्से निकालने पड़ेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, और फिर हम बता देंगे। तो देखो भाई, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इसके अंदर देखो, बिकॉज ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये 30 है तो ये भी 30 है, और अगर ये 30 है ये 30 है, दोनों का सम हो गया जी 60 डिग्री, और तीनों एंगल्स का सम होता है 180। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला, तो 30 और 30 60, 180 में से 60 गए, ये हो जाएगा जी 120 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, 120 डिग्री। अब एक बात ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जरा, ये जो ट्रायंगल बनी है एडीसी, एडीसी की मैं बात कर रहा हूं, ये इस तरीके से बनी है कुछ, ये ए डी सी इस तरीके से बनी है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, और ये जो एंगल है ये इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, यानी कि ये जो एंगल है ये इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर है, इन दोनों एंगल्स के, और ये दोनों एंगल्स बराबर हैं बिकॉज ये इक्वल साइड्स के अपोजिट हैं। तो ये वाला एंगल अगर 60 है, सॉरी 60 नहीं है 120 है, तो ये वाला भी 60 होएगा, ये वाला भी 60 होएगा, बिकॉज ये एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के बराबर है, तो ये वाला भी 60 है और ये वाला भी 60 है। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, देखो एक और तरीके से कर सकते थे कि अगर आप ट्रायंगल ए बी सी को देखेंगे, तो ये ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पर ये 30 है ये 30 है, तो हमने इस चीज़ को एक्सटेंड कर रखा है, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, ये वाला इस ट्रायंगल के लिए, तो 30 और 30 60, इस ट्रायंगल का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, इसका मेजरमेंट हो जाएगा 60 सीधा। और उसके बाद आप क्या कर सकते थे, बिकॉज हमें पता है ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो 180 में से 60 गए 120, और 120 को दो बराबर टुकड़ों में बांट देते क्योंकि बाकी के दोनों एंगल्स बराबर हैं। और यहाँ पर हमने निकालना क्या था, यहाँ पर हमने निकालना था एंगल बी सी डी। तो भाई एंगल बी सी डी निकालो जरा, एंगल बी सी डी के दो टुकड़े हैं, एक 30 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का है, तो 60 और 30 90, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है। तो यहाँ पर पता है इस क्वेश्चन के अंदर एक खास बात थी, इस क्वेश्चन के अंदर एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने आपको ये बताया था कि ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी, यानी कि ये तीनों चीज़ें इक्वल थी, और इस केस को एग्जामिनर बहुत बार यूज करता है, तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ याद करवाना चाहूँगा। देखो कि ये चीज़ आई कहाँ से वो मैं आपको बताऊँगा। एक सर्कल हमने ले लिया है, ठीक है, तो ये सर्कल का डायमीटर है, ये सर्कल का डायमीटर है, तो ये भी सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस है, यानी कि ए ओ और ओ बी दोनों बराबर हैं। और अगर मैं कोई भी लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करूँगा, कोई भी लाइन ड्रॉ करूँगा ओ सी, तो ये भी रेडियस होएगा। आप चाहे यहाँ पर ड्रॉ कर लो ओ डी, ये भी रेडियस होएगा। क्लियर है। तो मैं मान लो मैंने कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी, और उसके बाद अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा, देखो यहाँ पर वही बात होगी ना, ये वाला भी इक्वल है, ये वाला भी, ये वाला भी, कुछ वैसा ही मामला यहाँ पर सामने आ रहा है। ये तीनों इक्वल हैं ऐसे, देखो ये तीनों इक्वल हैं ऐसे। तो जब भी ये वाला केस होता है ना, जो एग्जामिनर ने आपको यहाँ पर दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, जब भी ये वाला केस होता है, ये एक सर्कल से आता है ये क्वेश्चन, और ये बार बार यूज होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज रटवाने की क्या जरूरत है। और यहाँ पर रटवा भी नहीं रहा, आपको समझा रहा हूँ। देखो, तो अगर मैं इनको ऐसे मिलाकर एक ट्रायंगल बनाता हूँ, तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई कोई भी जब सर्कल हमारे पास है और हम डायमीटर से, मान लो ये डायमीटर है, डायमीटर से कोई भी ट्रायंगल जब हम बनाएंगे तो हमेशा ये जो कोण है ये 90 डिग्री का बनता है। ये प्रॉपर्टी मैं आपको आगे कराने वाला हूं कि ये क्यों बनता है, ठीक है। तो ये जो कोण है ये 90 डिग्री का बनता है। तो जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो, ऐसे वाली, तो ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, एंगल बी को उसने फिलहाल 30 बताया था, चाहे वो कुछ भी बता दे दुनिया के अंदर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो आपके सामने सिचुएशन बार बार ऐसी आएगी। देखो एक बार फिर से बनाते हैं, मान लो मैंने ये ऐसे बना दिया, आप कैसे भी बना सकते हो, फिर भी ये बराबर होएगा, क्योंकि ये जो ओ सी है ये रेडियस है। तो फिर से ये जो एंगल बनेगा अपना इस सिचुएशन के अंदर, ये फिर से 90 डिग्री का बन जाएगा। तो भाई बार बार हमारे सामने ये सिचुएशन आती है, एग्जामिनर हमें ये चीज़ देता है कि दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो हमेशा इनके सामने वाला ये वाला एंगल जो है 90 का होगा। या फिर एग्जामिनर कभी कभी क्या दे देता है, देखो आपके सामने 4 पीसीज है इन्फॉर्मेशन के, एक ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, इन 4 में से कभी कभी कोई भी 3 दे देता है।
कभी कभी ये बता देता है कि भाई ये दोनों इक्वल हैं और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो भाई ये जो वाली है ये इसके और इसके बराबर होगी, ये वाली साइड, ठीक है। तो एक स्पेशल केस है जिसको वो बार बार यूज कर रहा है, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा अवेयरनेस से देखें। आगे से जब भी आएगा आपको याद दिला दूंगा मैं, और आपको खुद भी याद आने के चांसेस हैं अभी। तो एक बार ये करो भाई, फिर से बैक टू लेक्चर। A, B and C are 3 points on a circle such that the angles subtended by the chords A, B and AC। तो ठीक है भाई, सबसे पहले हमने सर्कल बना दिया, तो A, B और C 3 पॉइंट्स हैं, ताकि A, B जो कोर्ड है, जो जीवा है, ये चीज़ें जो है ना कोर्ड वगैरह, ये मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज हो रहा था इसके अंदर। एंड जो AC है एट द सेंटर वो 90 और 110 है। तो भाई A, B मैंने यहाँ पर ले ली, ये सेंटर पर जो एंगल बनाती है वो है जी 90 डिग्री, ठीक है भाई। और जो AC है वो मैंने यहाँ पर ले ली AC, ये सेंटर पर जो एंगल बनाती है वो है जी 110 डिग्री, ठीक है। और बिकॉज ये सारे रेडियस हैं, बिकॉज ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो अब हमने बताना है एंगल BAC, एंगल BAC। अब इसको 90 मत बोल देना कि वही सिचुएशन आ गई, ऐसे इसको 90 मत बोल देना, क्योंकि वही सिचुएशन नहीं आई है। यहाँ पर ये जो AC है ये मतलब ये पूरी लाइन नहीं है, ठीक है। ये लो, थोड़ा सा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये ले लिया। अब पता लग गया ना, वही सिचुएशन नहीं आई है, दो अलग अलग ट्रायंगल हैं ये, वो एक ट्रायंगल नहीं बनी है। अब देखो भाई, अब हम देखते हैं ट्रायंगल AOB के अंदर, बिकॉज ये एंगल अगर 90 है और ये दोनों साइड्स अगर बराबर हैं, तो देखो भाई एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो 180 में से 90 गए 90, तो ये दोनों एंगल्स भी 45-45 के होंगे। इसी तरह 180 में से 10 गए 110 गए 70, ट्रायंगल AOC की मैं बात कर रहा हूँ। 180 में से 110 गए 70, तो ये दोनों एंगल बिकॉज इक्वल साइड्स के अपोजिट हैं, ये दोनों भी बराबर होंगे 35 और 35। और हमने बताना था एंगल BAC जो कि 45 + 35 किसके बराबर हो जाएगा, 80 डिग्री के बराबर, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर है? तो अब एक बार ये बताओ जरा, AB इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। तो हमारे पास एक सर्कल है भाई, ठीक है, बना लिया, तो इसका सेंटर है O, और AB इसकी एक कॉर्ड है, ये लो भाई AB इसकी एक कॉर्ड है। एंड DOC इज ए लाइन सेगमेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट D। तो जो DOC है वो एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट D से ओरिजिनेट होती है ऑन द सर्कल, एंड इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड एट C। तो जब हमने AB को प्रोड्यूस किया तो ये जो DOC है ये C पर इसको काटती है, यानी कि यहाँ पर कहीं पर होएगा पॉइंट D। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि DOC ये जो है एक लाइन है, ये इसको यहाँ पर काटती है। क्लियर है? और एग्जामिनर ने क्या बताया, सच दैट BC इज इक्वल टू OD। तो भाई ये जो BC है दिस इज इक्वल टू OD, ये इसके बराबर है। और OD की एक खास बात है, OD की खास बात क्या है कि भाई ये जो OD है ना, ये भाई अपना रेडियस है। ध्यान आया आपको, OD जो है वो अपना रेडियस है। क्लियर है? OD। देन इफ एंगल BCD इज इक्वल टू 20, अगर ये वाला एंगल 20 है तो एग्जामिनर ने पूछा है देन एंगल AOD। तो भाई AOD बताओ, ये वाला एंगल बताओ। तो AO भी रेडियस है, तो OD और AO दोनों बराबर होंगे। तो आपको सर्कल मिला है तो रेडियस वाली चीज को ध्यान रखो। और मैं एक और ट्रायंगल बना देता हूं, OB भी रेडियस है। तो अब आप देखिएगा ट्रायंगल OBC के अंदर अगर ये वाला एंगल 20 है तो ये वाला एंगल भी 20 होएगा, 20 होएगा, है ना, दोनों एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। और अगर अब आप ध्यान से देखिएगा इसे, देखो ये इस तरह से ट्रायंगल बनी है, अगर ये वाला एंगल भी 20 है, ये वाला एंगल भी 20 है, तो ये वाला एंगल 40 हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल है ना, इन दोनों के सम के बराबर होता है, तो ये वाला एंगल 40 हो गया और ये वाला एंगल भी 40 हो गया, है ना, 40 और 40, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल OAB की बात कर रहा हूं। अब एक और चीज देखिएगा यहाँ पर, अगर ये 40 और 40 है तो तीनों एंगल्स का सम, या फिर आप एक और काम यहाँ पर कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा, ये चीज स्ट्राइक होनी वैसे मुश्किल आपको, देखो मुश्किल नहीं मतलब कि ऐसे दिखती नहीं है जनरली, अदरवाइज तो मुश्किल क्या है। अब की बार मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल OAC की। ट्रायंगल OAC को एक बार देखो जरा, तो ट्रायंगल OAC कुछ इस तरीके से है, OAC, बीच में यहाँ पर B भी आ रहा है, और ये जो है ये है 20 डिग्री, और ये जो है ये है 40 डिग्री। और एग्जामिनर ने आपसे AOD ये वाला पूछा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल नहीं हुआ, एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, तो 40 और 20 ये वाला एंगल 60 हो जाएगा यहाँ।
डायरेक्टली दिख रहा है आपको जब आप ट्रायंगल OAC को देखोगे। तो एक्सटीरियर एंगल, ये जो मैं बता रहा था ना, ये स्टेप है ना, कई बार मतलब कि कुछ स्टेप्स आपके काट देता है इक्वेशन निकालने के। अदरवाइज आप क्या करोगे अगर ये सीधा नहीं दिखा। अब ऐसे मतलब गमगीन होने की जरूरत नहीं है कि ये हमें नहीं दिखा भाई, ये प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे अपने आप दिखने लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है दिखना। अब देखो, अब हम देखते हैं ट्रायंगल OAB के अंदर ये वाला 40 है, ये वाला 40 है, 40 40 80, तो ये हो गया, बाकी का 100, तीनों का सम 180 होता है। अब आप देखोगे यहाँ पर ये जो तीनों एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो 180 में से 100 और 20, 120 तो हो चुका, तो बाकी का 60 डिग्री ये बच जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है भाई। तो ये जो क्वेश्चन है एसएससी ने कई साल पहले पूछा है, एसएससी ने अपने एग्जाम्स के अंदर, और फिर एसएससी ने 2017 मेंस में ये एक क्वेश्चन पूछा। ये देखो जरा, इन द गिवन फिगर P is the center of the circle and QS is equal to PR। उसने बोला कि QS is equal to PR, ठीक है। और फिर एसएससी ने बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ RSP। तो RSP देखो जरा, RSP यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ठीक है भाई, इसका रेशियो टू TPR, तो TPR ये वाला, तो इसका रेशियो। तो देखो पिछले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता नहीं लग रहा आपको। अगर मैं इसको A मान लूँ, इस एंगल को A मान लूँ, तो एक बार आप देखिएगा ट्रायंगल QSP के अंदर, क्योंकि PR जो है ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये सारी साइड्स बराबर हो गई भाई, जी हाँ बराबर होगी। तो ट्रायंगल QSP के अंदर जब आप देखोगे तो ये वाला भी A हो गया, QSP एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। और अब आप देखिएगा ट्रायंगल QSP में कि QSP कुछ इस तरह से है, QSP, तो ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल हो गया AA, तो ये वाला एंगल हो गया जी 2A, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया जी 2A। एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड, ट्रायंगल PQR के अंदर PQ इज इक्वल टू PR, तो एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड, एंगल Q और एंगल R बराबर होंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा वही वाला केस जो मैंने लास्ट बार आपको बताया था, ट्रायंगल लास्ट क्वेश्चन में बताया था PSR के अंदर। ट्रायंगल PSR कैसे वाला केस है, ट्रायंगल PSR कुछ इस तरह से बनी हुई है, PSR, S जो है वो A है और R जो है 2A है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं बन गया जो इन दोनों के सम के बराबर होएगा, तो ये हो गया जी 3A, ये हो गया जी 3A। क्लियर है, डेफिनेटली आप ऐसे इसको बोल सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, जब एक्सटीरियर एंगल ऐसे नहीं दिखेंगे तो बिना वजह इसको 180 माइनस करके लिखना पड़ेगा, है ऐसे लंबे मेथड से आप चले जाओगे। तो अब एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा था, इस एंगल का और इस एंगल का रेशियो पूछा था, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, एक A है एक 3A है, तो 1:3, दैट इज आंसर ऑप्शन C। क्लियर है, 2017 मेंस का क्वेश्चन है, उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो कई साल पहले एसएससी ने पूछा था। अब एक बार ये बताओ जरा, ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है भाई बना लेते हैं, ABCD, CDE इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये समबाहु त्रिभुज है CDE, और ये इसके बाहर है, ये उसने बताया है आउटसाइड द स्क्वायर, ठीक है भाई हमने बाहर बना ली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्रीज ऑफ एंगल BEC, तो उसने एंगल BEC की डिग्री पूछी है, तो एंगल BEC ये है भाई, ये ठीक है, ये वाला एंगल। तो अब देखो भाई उसने आपको क्या बताया है, हमारे पास एक स्क्वायर है और हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान रखो, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो स्क्वायर के ऊपर बनी है, इस साइड के ऊपर बनी है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बाकी की दोनों ये जो साइड्स हैं ये भी उसी साइड के बराबर होंगी जो स्क्वायर की साइड है, ठीक है, तीनों साइड बराबर होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। और अब ये जो हमारा एंगल E है उस वाली ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, जहां पर एंगल BEC उसने पूछा है, तो ट्रायंगल BEC के अंदर आओ। ट्रायंगल BEC के अंदर क्या सिचुएशन है भाई, ट्रायंगल BEC के अंदर तो सिंपल सिचुएशन है, ये वाली जो साइड है ये वाली इसके बराबर है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, क्यों, क्योंकि एक स्क्वायर के अंदर है, और ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, क्यों, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है। तो भाई यहां पर ये वाला एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल हो गया भाई 150 डिग्री का, ठीक है भाई 150 डिग्री का, और 180 में से 150 गए, बाकी बच गए 30 डिग्री, बाकी 30 डिग्री बच गए, तो बाकी के 30 डिग्री इस एंगल के पास और इस एंगल के पास होंगे, और ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों, बिकॉज ये इक्वल साइड्स के अपोजिट हैं, तो यानी कि ये वाला एंगल भी 15 डिग्री है जो उसने पूछा है, और ये वाला एंगल भी 15 डिग्री है। क्लियर है,
और कभी कभी वो आपसे ये वाला एंगल पूछ लेता है, ये वाला। तो ये वाला अगर एंगल पूछ लेता, अभी तो हमने एंगल BEC बता दिया कि भाई 15 डिग्री है, ये वाला एंगल उसने पूछा है BEC, लेकिन कभी कभी वो आपसे एंगल ABE भी पूछ लेता है। तो ABE कैसे बताओगे? ये पूरा एंगल 90 का है, उसमें से हमें ये पता है कि ये जो छोटे वाला एंगल है ये वाला, ये 15 का है, तो 90 में से 15 गए 75, ये 75 डिग्री का हो जाएगा फिर। ठीक है भाई। अब एक बार ये बताओ जरा, इन द फॉलोइंग फिगर ABCD इज ए स्क्वायर। तो ठीक है भाई, यानी कि चारों साइड्स जो हैं वो बराबर हो गई इसके अंदर। तो ये अगर एटलीस्ट आप मार्क ना करो तो आपके दिमाग में तो रहनी चाहिए कि चारों साइड बराबर है। एंड AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और AOB इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये AB साइड के ऊपर बनी है, तो ये तीनों साइड्स जो हैं ये बराबर होंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो भाई ये भी इसी के बराबर होगी, स्क्वायर की साइड्स के बराबर होगी। फाइंड एंगल DOC, तो हमें एंगल DOC बताना है। ठीक है भाई, देखते हैं। तो देखो भाई, इस स्क्वायर का ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री का है। जी हाँ, इस 90 डिग्री में से 60 डिग्री यहाँ पर खत्म हो गए, तो बाकी के 30 डिग्री यहाँ पर होंगे, है ना। हमें किसी न किसी तरह एंगल DOC तक पहुँचना है। और आपको इस एंगल के बारे में तो पता ही होएगा, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल है, समबाहु त्रिभुज के एंगल है। अब देखो कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADO, ट्रायंगल ADO के अंदर कोई दो साइड्स बराबर हैं भला? ADO, तो आप बोलोगे कि भाई AD बराबर है और AO बराबर है, तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ट्रायंगल ADO के अंदर एक एंगल 30 डिग्री का है, तो 180 में से 30 गए 150, बिकॉज तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो ये वाला और ये वाला दोनों एंगल बराबर हैं, बिकॉज इक्वल साइड्स के ऑपोजिट हैं, तो ये वाला भी 75 हो गया, ये वाला भी 75 हो गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बिकॉज ये जो फिगर है ना मेरे भाई, ये फिगर सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब कि दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसी है, स्क्वायर के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फंसा रखी है। तो आप इस एंगल को या तो डायरेक्टली 75 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुक्का नहीं है, ये कॉमन सेंस है, या फिर आप यहाँ से सेम काम करते हुए जाओगे 30 डिग्री वगैरह ऐसे ही करते हुए, तो आप इसको डायरेक्टली 75 डिग्री मान लो, ये भी 75 है, ये भी 75 है, बिकॉज ये एक सिमेट्रिकल फिगर है। ठीक है, देन अब हमें यह पता है कि ये जो पॉइंट O है, इसके चारों तरफ जो एंगल्स हैं उनका सम 360 होएगा। तो भाई 360 में से 75 और 75, 75 प्लस 75 150 प्लस ये 60, तो टोटल मिलाकर 210 डिग्री तो हो चुके हैं। तो भाई 360 में से 210 डिग्री आप घटा दो, तो आपको मिल जाएगा कि ये वाला जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। क्लियर है, सिंपल सी बात है। इसको हम कई तरीके से अप्रोच कर सकते थे, हम यहाँ से जाकर फिर भी अप्रोच कर सकते थे। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ऑप्शन C। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं भाई रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए थर्ड साइड। इसका मतलब क्या है? इसका यह मतलब है कि अगर हमें ट्रायंगल की दो साइड्स दे दी, किसी ने बता दी कि भाई कोई ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स हैं, एक तो 5 सेंटीमीटर है और एक उसने बता दी कि भाई 10 सेंटीमीटर है, या फिर आप मान लो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझने के लिए, या फिर आप मान लो 8 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि भाई जो तीसरी साइड है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो अब ध्यान से थोड़ा देखना, आपको मैं लॉजिकली बताऊंगा, थ्योरम ये बिल्कुल कॉमन सेंस है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है A, B और C। ठीक है, A, B और C। तो अब मैं एक तीसरी साइड बनाने वाला हूं यहां से, और इस पूरी ट्रायंगल को कंप्लीट करने वाला हूं। तो एक बात बताओ, अगर मैं तीसरी साइड को इस तरह से बना दूं कि ये वहां तक पहुंचे ही ना, बेचारी बीच में लटकती रह जाए यार, ऐसे पूरी कोशिश कर ले मिलने की, लेकिन ये एक दूसरे से मिले ही ना, तो क्या ट्रायंगल बनेगी? ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो ये जो तीसरी साइड है ना, हो सकता है ये छोटी रह जाए। क्या हो सकता है? हो सकता है कि ये छोटी रह जाए। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मिनिमम लेंथ तो चाहिए हमें, मतलब कोई भी 3 साइड उठाकर हम ट्रायंगल नहीं बना सकते, कुछ ना कुछ मिनिमम लेंथ तो इसकी रिक्वायरमेंट है, नहीं तो ये छोटी रह जाती है। देन एक और केस देखते हैं। मान लो एग्जैक्टली सेम फिगर मैंने यहाँ पर बनाई, और यहाँ पर जो तीसरी साइड है मैंने क्या किया, उसको एक्स्ट्रा ही लंबा बना दिया। इस तीसरी साइड को एक्स्ट्रा लंबा बनाने के कारण ये जो साइड है ये बेचारी उस तक पहुंच ही नहीं पाई। और ट्रायंगल कब बनेगी? ट्रायंगल तो तब बनेगी जब ये आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट भी होएगी और इसकी कोई मिनिमम लिमिट भी होएगी कि भाई कम से कम इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि ये इससे मिल पाए, और भाई इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि भाई ये इसकी रेंज से बाहर चली जाए। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होती है एक तीसरी साइड की लेंथ की, अगर आपको दो साइड्स की वन हो, वो मैं आपको लिमिट बता देता हूँ। ठीक है, लिमिट क्या होती है? मिनिमम लिमिट होती है भाई साहब इन दोनों का डिफरेंस। मिनिमम लिमिट क्या होती है? इन दोनों का डिफरेंस।
यानी कि अगर दो साइड्स की लेंथ 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो 8 और 5 का फर्क है 3 सेंटीमीटर, कि भाई 3 सेंटीमीटर से बड़ी होनी ही चाहिए। 3 सेंटीमीटर के बराबर भी होएगी तो भी बात नहीं बनेगी, 3 सेंटीमीटर से बड़ी होनी चाहिए, चाहे 3.01 हो। क्लियर है। और अब मैं आपको बताता हूँ इसकी मैक्सिमम लिमिट, कि इतनी बड़ी ना हो जाए कि भाई एक्स्ट्रा ही निकल जाए। वो होती है बाकी की दो साइड्स का सम। जैसे 8 और 5 13, तो 13 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। एग्जैक्टली 13 भी हुई तो भी बात नहीं बनेगी, चाहे 12.99 हो तो भी ट्रायंगल बन जाएगी। तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट मिल गई तीसरी साइड की, कि जो तीसरी साइड की लेंथ है, अगर हमारे पास दो साइड्स की लेंथ है तो वो पक्का जो थर्ड साइड की लेंथ है वो उनके डिफरेंस से बड़ी होएगी, पक्का उनके डिफरेंस से बड़ी होएगी, और पक्का उनके सम से छोटी होएगी। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये है वो कंसेप्ट कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड, और जो थर्ड साइड है दैट इज लेस देन सम ऑफ टू साइड्स। तो आप क्या ध्यान रखोगे, आप ये ध्यान रखोगे कि तीसरी साइड की जो लेंथ है हमेशा डिफरेंस से तो बड़ी होएगी, बाकी दो साइड का जो डिफरेंस है, और उनके सम से छोटी होएगी। तो चलिए क्वेश्चन बताइए जरा मुझे। टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और अब इन्होंने पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, तीसरी साइड की लेंथ कौन सी नहीं हो सकती। तो सीधा इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई इनकी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, मेरे को एक बात बताओ। तो आप बोलोगे कि इनकी मिनिमम लेंथ डिफरेंस होनी चाहिए, तो 8 में से 3 गए 5, लेकिन इनकी मिनिमम लेंथ डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। 5 के बराबर भी हुई ना तो बात नहीं बनेगी, 5 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है। जो तीसरी साइड की मिनिमम लेंथ है वो इनके डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए, 5 से बात नहीं बनेगी। और जो उसकी मैक्सिमम लेंथ है 8 और 3 11, वो 11 सेंटीमीटर के बराबर नहीं, 11 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए, बराबर नहीं छोटी। तो यानी कि 5 और 11 के बीच में जो भी लेंथ होगी वो चलेगी, 5 और 11 के बराबर भी नहीं चलेगी। तो 9 तो हो सकती है ना, 9 तो हो सकती है, लेकिन एग्जामिनर ने पूछा है कौन सी नहीं हो सकती। 10 भी हो सकती है 5 और 11 के बीच में, 5 ना 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 5 नहीं हो सकती, 5 से बड़ी होनी चाहिए। और 12, ओ भाई 12 तो 11 को ही क्रॉस कर गई, ये भी नहीं हो सकती, 8 हो सकती है। यानी कि थर्ड एंड फिफ्थ ये जो लेंथ है ये नहीं हो सकती हमारी तीसरी साइड की। आंसर इज ऑप्शन डी। समझ में आ गई बात। तो एक बार ये क्वेश्चन करो जरा। इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल एफ जी एच, तो भाई हमारे पास एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है एफ जी एच, हमें पता नहीं कौन सी दो साइड्स बराबर हैं। एफ जी इज लेस देन 3, तो एफ जी ये जो है ये 3 से छोटी है, और जी एच जो है 8 है। तो एक बात बताओ, मान लो या तो ये दो साइड्स बराबर होंगी या फिर ये दो साइड्स बराबर होंगी, यही हो सकता है। क्लियर है। तो देखो मान लो अगर ये दो साइड्स बराबर हो गई, हम ऐसे मान लेते हैं, तो ये जो है ये लेस देन 3 है, एफ जी 3 से छोटी है, तो ये वाली भी 3 से छोटी हो जाएगी, ये वाली साइड भी उसी के बराबर हो जाएगी। तो एक बात बताओ, इन दोनों का सम अगर ये 3 के बराबर भी हो गई ना, फिलहाल तो ये 3 से छोटी है, अगर 3 के बराबर भी होगी तो इनका सम 6 है। ठीक है। लेकिन जो थर्ड साइड है वो सम से छोटी होनी चाहिए, थर्ड साइड जो है वो सम से छोटी होनी चाहिए। या फिर इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ, एक और लैंग्वेज में मैं आपको यही कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। मैंने आपको क्या बताया था कि थर्ड साइड विल बी लेस देन सम, मैंने यही बताया था ना कि तीसरी साइड सम से छोटी होगी पक्का। तो आप इसको उल्टा भी देख सकते हो कि दो साइड्स का, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स का जो सम है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होएगा। तो भाई 3 और 6 ये तो 8 से बड़ा नहीं है, तो ये भाई एफ जी और जी एच ये तो पॉसिबल नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकती। यानी कि अगर ये आइसोस्केलस है तो ये दोनों बराबर हैं। ये जो एफ एच है ये भी 8 ही है, ये भी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों बराबर है। अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर पूछ रहा है देन द करेक्ट रिलेशन इज, तो वो पूछ रहा है जी एच जो है दैट इज 8, जी एच इज इक्वल टू एफ एच, तो बिल्कुल सही रिलेशन है ये। ठीक है। बाकी वाली सारी रिलेशन गलत होंगी कि जी एच इज लेस देन एफ एच, जी एच इज लेस देन एफ एच, गलत। जी एफ इज इक्वल टू जी एच, जी एफ इज इक्वल टू जी एच, गलत, ये लेस देन 3 है। एंड एफ एच इज इक्वल टू जी एच, एफ एच इज इक्वल टू एफ एच इज ग्रेटर देन जी एच, ये दोनों बराबर है, ये भी गलत है। तो क्लियर है, उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो एक बार ये और कर दो जरा, ये भी उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखो हमें दो साइड गिवन है, अब मैं थर्ड साइड के बारे में निकाल रहा हूँ भाई। थर्ड साइड की जो मिनिमम लेंथ है वो क्या होएगी, मेरे को ये बताओ। ठीक है। नंबर लाइन पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो
4 और 7 का डिफरेंस है 3, तो मिनिमम जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर नहीं होएगी, जस्ट 3 से बड़ी होएगी, जस्ट 3 के बराबर नहीं हो सकती भाई, ठीक है। और जो मैक्सिमम लेंथ, ऐसे मत बोलना कि 3 से बड़ी है तो 4 है ना, 3.1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 3.01 भी, इस 3 के आगे 4 ही थोड़ी आता है, इनफाइनाइट नंबर पड़े हैं 3 और 4 के बीच में, ठीक है। इनकी मैक्सिमम लेंथ तो भाई वो है इनके सम से छोटी, तो 7 और 4 11, यानी कि 11 सेंटीमीटर से छोटी होएगी तीसरी साइड, ये पक्का पता है। तो देखो इसकी मिनिमम लेंथ 3 है, 3 से थोड़ी सी बड़ी, तो एक बार, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या पूछा है, उसका पेरीमीटर पूछा है कि क्या है, तो एक बार पेरीमीटर निकाल लेते हैं। बाकी दो साइड हैं 4 और 7, तो एक बार तीनों को जोड़ लेते हैं, 7 और 4 11 और 3 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर से बड़ा, 14 सेंटीमीटर के बराबर नहीं, यहाँ पर ये जो साइड है ये 3 के बराबर नहीं है, 3 से बड़ी है, तो उसी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ा रहा हूँ, 14 सेंटीमीटर से बड़ा होएगा पेरीमीटर, 14 के बराबर नहीं हो सकता। और सिमिलरली 7 और 4 11 और 11 12, बाजी 11 और 11 12, बहुत अच्छे, 22, 11 और 11 22, ठीक है। तो 22 सेंटीमीटर से छोटा बराबर भी नहीं हो सकता, तो 14 और 22 के बीच में होएगा। तो देखो 15 लेस देन इज इक्वल टू पी, ना 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 ना, 14 लेस देन पी लेस देन बाई, 14 जो है वो उसके पेरीमीटर से छोटा है, इक्वल नहीं है, और जो पेरीमीटर है वो 22 से छोटा है, इक्वल नहीं है। तो ये जो सी वाली जो कंडीशन है ये एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर रही है। ये जो बी वाली कंडीशन है ये क्यों वॉयलेट कर रही है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया 14 इज इक्वल टू पेरीमीटर, इज इक्वल टू वाला केस भी है, लेकिन 14 के बराबर पेरीमीटर नहीं है भाई, 14 से बड़ा है, क्योंकि 3 से बड़ी है ये साइड, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपने क्या करना है, एक बार दोबारा से इन क्वेश्चंस के ऊपर नज़र मान लो, क्योंकि ये कंसेप्ट लेक्चर खत्म हो गया है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से आगे हम पाइथागोरस थ्योरम करने वाले हैं। तो एक बार इस चीज़ को रिवाइज कर लो, फिर पाइथागोरस थ्योरम में मिलते हैं।